हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। नीट फिजिक्स के लिए मैं आपको सपोर्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये सीरीज चला रहा हूं। आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर, मोशन इन वन डायमेंशन। इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 3 वीडियो इसके आएंगे और सारी चीज कवर हो जाएगी। आइए बात को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या डिवीजन है, क्या शेड्यूल है पूरे चैप्टर का। आइए, तो ये है चैप्टर 3, मोशन इन वन डायमेंशन। ये नीट फिजिक्स है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। और फुल चैप्टर शेड्यूल, पहला पार्ट है, बाकी तीनों पार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 3 आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात को स्टार्ट करेंगे। और यहां पर जो है, कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मुझे इस प्रेजेंटेशन का जो आप लिखेंगे इसका अगर पीडीएफ भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो आप पीडीएफ भी लेते हैं, उसके लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन करें, वहां मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, आपको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन चेक कर ले। वहां पर नीट के लिए काफी सपोर्टिव मटेरियल रहता है, जो आपको ठीक लगे वो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो ये रहा शुरुआत पढ़ाई की, पहला टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन। तो देखिए क्या है, मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। यानी मोशन किसे कहते हैं, जब समय के साथ कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग से अपनी पोजीशन को बदल ले। जैसे यहां पर ये रखा है, कैमरे के सामने यही है, समय बीत रहा है, तो ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। और जब ये समय बीतते जाए और अपनी सराउंडिंग से आजू बाजू ये मूव करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोशन कर रहा है। तो इस तरीके से मोशन की बात करते हैं। और जब सिंगल एक्सिस के थ्रू मोशन होता है तो उसे बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। सिंगल एक्सिस का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो। स्ट्रेट लाइन मोशन एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, आपका वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, जेड एक्सिस पे भी हो सकता है, और यहां पर कोई तिरछी वैल्यू भी हो सकती है। ये सारे तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये कैसे मोशन होंगे, स्ट्रेट लाइन, यानी वो सीधी रेखा में चले, तो उसे बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। क्योंकि एक ही पैरामीटर बताने पर हम इसकी वैल्यू को बता सकेंगे। ये मैंने एक्स वाई के बीच नहीं बना के एक स्लैंटेड तिरछी रेखा बनाई है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप एक तिरछी रेखा के रूप में लिखिएगा जो स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है। मैं बना देता हूं, इतना तो आप समझते ही हैं, इस तरह से बातचीत चल रही है। तो मे बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटेड, जैसा कि यहां पे लिखा है, देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटेड, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। देखिए फिजिक्स में, मैकेनिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी होता है। सिंपल ये देखिए कि जो ऑब्जर्वर है ना, वो बैठकर कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर एक यहां पर बस है और बस में आपका कोई दोस्त बैठा है, ये बस समझ लीजिए, आप यहां खड़े हुए हैं, तो यहां पर अगर आप जमीन पर खड़े हैं, आप ऑब्जर्वर हैं इस समय, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, ग्राउंड, या आप जहां खड़े हैं। और यहां पर आपका दोस्त अगर कोई बैठा हुआ है तो आप बोलेंगे कि मेरा दोस्त राम श्याम जो भी है वो आगे मूव कर रहा है। इनकी ये बताएंगे ऑब्जर्वर साहब, ऑब्जर्वर नंबर 1। और ऑब्जर्वर नंबर 2, यहां पर अगर कोई बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर नंबर 2, तो वो इसके साथ बताएगा कि ये मूव नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ अगली सीट पे बैठा है, 4 सीट छोड़ के वहीं बैठा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जमीन से या बस के अंदर ही बैठे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सारी कैलकुलेशन के लिए। तो जहां से ऑब्जर्वर इवेलुएट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर चले गए तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं हम लोग, तो वहां पर ओरिजिन पर आप मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और फिर जहां पर मूवमेंट होता रहेगा उसे हम देखते रहेंगे कहां किधर हो रहा है। ऐसे बात आपकी समझ में
आई होगी सरलता से। एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हमें समझ लेने चाहिए नीट फिजिक्स को देखते हुए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? जहां पर आपका जो ऑब्जर्वर है वो एक्सेलेटेड ना हो। जैसे जमीन पे वो खड़ा है तो रेस्ट में खड़ा हुआ है, कोई एक्सेलेशन नहीं है, तो इसके लिए हमारा एक्सेलेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलेशन जीरो होगा तो हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर एक्सेलेटेड मोशन में है तो एक्सेलेटेड मोशन में ये हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं, जो न्यूटन से आप बता गए हैं, होल्ड्स गुड। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो होल्ड नहीं करते, ट्रू नहीं होते हैं। अब ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल सीखे तो बड़ी जल्दी सीख सकते हैं हम लोग। जैसे कि बंदा वहां जमीन, ये मैं इसी का फोटो दिखाता हूं तो बार बार बनाने की जगह, ये बंदा जमीन पर खड़ा हुआ है तो यहां पर एक्सेलरेशन इसका क्या है? जीरो है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर ये एक्सेलेटेड मोशन में ये बस जा रही है, कुछ एक्सेलेशन है, तो ये जो बंदा बैठा हुआ है क्योंकि बस के अंदर बैठा है, एक्सेलेटेड मोशन है, ये भी एक्सेलेशन कर रहा है, तो ये नॉन, यहां पर ये क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर न्यूटन के लॉ वैलिड है और इसके अंदर न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है। बाकी आप और फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां पर अगर न्यूटन के लॉ आप लगाना चाहते हैं तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उसकी विपरीत दिशा में एक सूडो फोर्स मान लेते हैं। वो कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, उतनी ही बात लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नॉन इनर्शियल में अगर न्यूटन लॉ लगाना चाहते हैं तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है एक्सेलेरेशन की विपरीत दिशा में, फिर हम सारी चीज वैलिड करा लेते हैं। अदरवाइज यहां न्यूटन लॉ लगेगा, यहां नहीं लगेगा। ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब ये बात हम दोनों सीख ली, आगे चलते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई सराउंडिंग टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम सराउंडिंग से अपनी पोजीशन कोई ऑब्जेक्ट बदल रहा है तो वो मोशन में है, नहीं बदल रहा तो वो रेस्ट में है। और आप जानते भी हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं प्राप्त किया जाता, ये रिलेटिव टर्म है। ये रिलेटिव टर्म मैंने कैसे बताया? अभी ऑब्जर्वर वाली बात दिखाई थी बस वाली, तो आपने देखा था कि बस के अंदर बैठा हुआ जो बंदा था वो जब दूसरे दोस्त को देखता है तो रेस्ट में बताता है और बाहर खड़ा बंदा इसको बताता है कि ये मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, इसके हिसाब से ये बंदा मूव कर रहा है, इसके हिसाब से ये बंदा मूव नहीं कर रहा है। तो ये रिलेटिव टर्म हो गए कि अलग अलग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो इससे चेंज हो जाती है कलाकारी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन में भी हम देखेंगे 1D 2D 3D मोशन। तो यही देख लेते हैं कि कैसे कैसे मोशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये वन डायमेंशन मोशन हो गया। वन डायमेंशन मोशन का मतलब है केवल एक कोऑर्डिनेट से ही आप बता देते हैं कि किधर मोशन चल रहा है। केवल एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा या केवल वाई वेरी करेगा या केवल जेड वेरी करेगा। तो एक ही कोऑर्डिनेट से आप मोशन को बता सकते हैं। और इसमें जैसे कि हम नॉर्मली ओरिजिन यहां बनाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं तो इसको प्लस ट्रीट कर लेते हैं, अभी देखेंगे। और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं तो हम लोग इसको निगेटिव ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन प्लस माइनस से ही वन डायमेंशनल मोशन का काम हो जाता है। ये सब आप जानते हैं, बहुत ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। 2D मोशन की बात करेंगे तो जैसे यहां पर है 2D मोशन बनाया हुआ है कि एक्स वाई एक्सेस है, और यहां पर ये मोशन देखिए, अगर इस तरह से कार चला रहे हैं आप, सड़क पर कार चला रहे हैं, उछालते तो है नहीं सड़क पर, तो वो क्या हो जाता है? 2D मोशन, 2 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि किसी भी पाथ को वेरी करने के लिए आपको एक्स वाई दोनों बताना चलेगा, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये 2D मोशन है। अब बात करो 3D मोशन के लिए, तो ये देखिए 3D मोशन है। जैसे एक बर्ड
आसमान में पक्षी अगर उड़ रहा है तो वो तो भाई साहब ऐसे भी करता है और ऊपर भी जाता है, ऐसे ऐसे जाता है ना। तो उस समय उसके मोशन को आप बताने के लिए एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को बताएंगे और वो क्या हो जाएगा, वो 3D मोशन हो जाएगा। तो इस तरह से 3 मेजर बाइफर्केशन हो गए, 1D मोशन जो हम पढ़ेंगे इसमें, 2D मोशन एंड 3D मोशन। 2D मोशन हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के अंदर, मोशन इन प्लेन जो बोलते हैं, लेकिन 1 डायमेंशन में एक ही। और मोशन इन प्लेन जब हम बोलते हैं तो वहां वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक्स वाई दोनों बदल रहे होते हैं, जबकि मोशन इन 1D में हमें वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि एक जीरो के इधर वाले हिस्से को मैं यही बताता हूं, इसमें वेक्टर की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब तो 3D मोशन है, यहां लिख देता हूं। आप जानते हैं कि ओरिजिन के इधर गए तो प्लस ले लो और ओरिजिन के इधर गए तो निगेटिव ले लो, तो प्लस माइनस से काम हो जाता है इन केस ऑफ 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन जब प्लेन का जिक्र करेंगे तो वहां वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई दोनों बदलता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, कुछ बेसिक टर्म। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। जैसे अगर हम अर्थ को भी पॉइंट साइज मान लेते हैं जब हम उसकी लंबी लंबी दूरियों में गणना करते हैं कि सूर्य से कितना दूर है वगैरह वगैरह। या एक ट्रेन है, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन का मान लीजिए लेंथ मान लेते हैं 100 मीटर है, 200 मीटर है और 500 किलोमीटर का सफर करना है, तो 500 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन हमारी क्या हो गई, 100-200 मीटर पॉइंट साइज। आप समझ पा रहे हैं एक तरीके से। तो इट्स डिपेंड्स कि आप किस रिलेशन में बात कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्ट उसकी अपेक्षा उसका साइज काफी कम है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब एक बात और आगे चलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ रखा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड या ट्रेवल्ड। जितना आप यहां से ए से शुरू हुए और ऐसे करते करते आप यहां पर पहुंच गए बी, तो जितना एक्चुअल मान लीजिए ये चलने में आपको 10 किलोमीटर लगे, यहां से ऐसे ऐसे चलते चलते आने में, तो आपको 10 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस, ये आपको पता ही है। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। आगे हम और भी देखेंगे कि हमारी डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये हमें मालूम भी है और थोड़ा सा याद भी दिला रहा हूं आपको। एसआई सिस्टम में इनकी जो यूनिट होती है वो एमकेएम सेंटीमीटर है सीजीएस सिस्टम में, और मीटर होती है एसआई सिस्टम में। ये डायमेंशन लिखा हुआ है इसमें। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं जिससे कि चीजें आसानी से हमें समझ में आती रहे। ये एक न्यूमेरिकल आ गया है, इसको करते हैं। लिखा है स्कूटर इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी। ये देखिए ए बना लेते हैं, यहां पर हम इसको बी बना लेते हैं। ए से बी एक स्कूटर जा रहा है, कवर से डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर इन 24 सेकेंड। तो ये 360 मीटर की डिस्टेंस है ए बी की, और इसको कवर करने में टाइम कितना लिया इसने, 24 सेकेंड्स। उसके बाद एंड रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू सी, और बी से फिर रिटर्न करता है और ये सी तक आता है, एंड कवर्स 240 मीटर। 240 मीटर है तो सी इसके पास होगा। मैं इसको हटा देता हूं जिससे थोड़ा सा लगे कि ठीक है। और ये कवर्स 240 मीटर, ये 240 मीटर है डिस्टेंस, जो कि 18 सेकंड में कवर होता है, 18 सेकंड के अंदर। फाइंड दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत ही सरल सवाल। टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं आप, जितना एक्चुअल ट्रेवल किया है, तो 360 प्लस 240, ये कितना हो गया, 600 मीटर। अगर यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बताएंगे आप,
जो कि पूछा नहीं था, फिर भी इस 360 में से, क्योंकि फाइनली यहां पहुंच गया है इनिशियल फाइनल, 360 में से आप 240 घटा देंगे तो 120 बचेगा, तो 120 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है, कोई दम नहीं है, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। हटता हूं 2 सेकंड के लिए, फिर आपने बात देख ली। आगे चलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये पढ़ हम लोग रहे हैं 1D मोशन में। तो देखिए यहां लिखा है द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। भाई 1D मोशन है, जैसे ये एक्स एक्सेस मान लीजिए ओ एक्स, ठीक है, 1D में तो ऐसा ही होगा, इधर आप इसको मान लीजिए एक्स डैश। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन is termed as displacement. In other words, displacement is shortest distance between the initial and final position. यानी मान लीजिए कोई पॉइंट P यहां पर था जिसका कोऑर्डिनेट था x1 और P के बाद वो थोड़ी देर पे Q पे पहुंच जाता है जिसका कोऑर्डिनेट है x2। ऐसे ऐसे देखिए इस तरफ से बढ़ा, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। कोऑर्डिनेट x1 है तो आप इसको x एक्सिस पे लिखना चाहें वेक्टोरली भी लिख सकते हैं, वरना इसको आप इस वेक्टर को r1 कह सकते हैं वेक्टर के नॉर्म में, पोजीशन वेक्टर, इसको आप r2 कह सकते हैं। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो r2 माइनस r1 वेक्टर आएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ रहे हैं? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ गए हैं, तो ये r1 रहा, ये r2, तो r2 माइनस r1। अब वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? देखिए ये वेक्टर की डायरेक्शन है p से q, और ये निकालेंगे जब आप pq वेक्टर, तो ये r2 माइनस r1 वेक्टर लिखेंगे, वही यहां लिखा हुआ है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पर इस समय देखिए पॉजिटिव है और अगर इधर जा रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन भी निकल आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का और मैग्नीट्यूड भी यहां से निकल आएगा। तो थोड़ा सा वेक्टर जो मैंने पढ़ाया उसको क्लैरिटी लिए रहिएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। आगे चलते हैं। अब यहीं पर देखिए इस वाली ये जो लिखी थी, ये जो सिचुएशन ये लिखी हुई है कि डेल्टा एक्स वही x2 माइनस x1, केवल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये x2 x1 मान लोगे तो x2 माइनस x1। अब यहां बड़ा छोटा है तो उससे x पॉजिटिव हो जाएगा। अगर क्योंकि हमारा था डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, अब x2 अगर बड़ा है x1 से तो डेल्टा x पॉजिटिव है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर ये छोटा है x1 x2 से बड़ा है, यानी x2 इज लेस देन x1, तो उस समय डेल्टा x नेगेटिव है। x1 अगर x2 से बड़ा है, दोनों बराबर है तो डेल्टा x 0 हो जाएगा। यहां से हमको दिखाई पड़ रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन बी पॉजिटिव। जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पे देख रहे हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, जबकि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा। अपनी पोजीशन को चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चली जाओगे, तो डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट पोजेस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मालूम भी है, और यूनिट इसकी वही होती है मीटर एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। अब एक कदम और आगे आपको समझाने के लिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये आप क्लास 9th में ही शायद सीख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो A से अगर आप पहले B गए और B से मान लीजिए C गए, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और आपसे पूछें कि फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन इनिशियल ये है, आपसे पूछें कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो 4 + 3 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये 3 था, ये 4, तो पाइथागोरस से ये 5 आ गया, तो ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो
इस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से फर्क आप कर सकते हैं, जो आप जानते भी हैं। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात लिखी है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक कदम और आगे चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए कुछ बातें जो दिमाग में रखनी चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो। देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। भाई कुछ ना कुछ चले हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस तो ट्रेवल हो ही गया है। अगर आप यहां से ए से शुरू हुए हैं और घूम फिर के वापस ए पे आ जाइए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस तो आप इतना चल ही दिए हैं। उसके बाद इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथआउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ओ एक्स बना लेते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथआउट चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी जिधर जा रहा है उधर जा ही रहा है स्ट्रेट लाइन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहां पर यहां से यहां जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसने बदला नहीं और एक ही दिशा में चल रहा है। इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अदरवाइज क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम रहने वाला है, तो इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। बराबर तब होगा जब कोई पार्टिकल चल रहा है ऑब्जेक्ट विथआउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में, और अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा, ये आप जानते ही हैं। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ। डिस्टेंस पाथ पे ट्रेवल करता है कि कौन सा रास्ता आपने पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है या कोई कहीं और घूम फिर के आप पहुंचे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये अच्छी बात है। तो पाथ इंडिपेंडेंट से क्या है, केवल उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, आप किधर से गए हो ये उसको मतलब नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो आपने समझ गया कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कुछ बातें और ले लेते हैं। ये न्यूमेरिकल इसको करते हैं। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ है बेटा, बढ़िया गोला बन गया लगता है। और ये कोई यहां से चलता 1/4, तो मैं ऐसे बना देता हूं समझने के लिए। यहां से कोई ए से चले और बी पर हम पहुंच गए, ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, कुछ रेडियस मान लेते हैं इसका आर। हम ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, ये जो चले हैं आप, ये तो डिस्टेंस है साहब, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो स्ट्रेट लाइन से मिलता है। तो आप सीधे इसको जोड़ देंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बात आप इतनी पकड़ पाए होंगे। अब अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो हम जानते हैं पूरा जो सर्किल होता है उसका 2πr होता है सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर जो भी बोलते हैं, उसको 2πr को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1/4 ऑफ द सर्किल चला है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, πr/2। ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट की बातचीत, तो ये देखिए ये r है, तो ये भी तो r होगा, रेडियस तो है, तो ये 90 डिग्री पर है, तो पाइथागोरस लगा दो AB के लिए। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विच इज 2r स्क्वायर। तो AB कितना आ गया, r√2। ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस रहा बच्चों πr/2 और डिस्प्लेसमेंट रहा r√2।
तो ये वैल्यू हो गई पाई, आर से आर कट गया, पाई अपॉन 2√2। ये हमारा और आपका आंसर आ गया है। तो इसको आप, मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है स्पीड की। तो मैं कलर को बदल लेता हूं जिससे आप देख पाए आसानी से। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी को लिखा है द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन रेशियो इज इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड दी स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये और हम आप जानते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। बाकी इसके स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। फॉर ए मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। समय के साथ आगे बढ़ रहा है तो स्पीड कुछ ना कुछ होगा। एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। कभी भी जीरो नहीं होगी, बॉडी चल रही है ना, तो टाइम रेट डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल ही आएगा कुछ ना कुछ, और शून्य भी नहीं होगा। एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बात आपसे अक्सर सवाल वाल आ सकते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि भाई जैसे ट्रेन से हम लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लगा और टोटल डिस्टेंस कितना चले, तो 500 किलोमीटर अपॉन 8 घंटे मान टाइम लगा, एवरेज स्पीड है। बाकी बीच बीच के स्टेशन पर कहीं ट्रेन रुकी भी होगी, कहीं बहुत तेज भी चली होगी, तो वो एक अलग स्पीड होती है जिसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एवरेज स्पीड हो गई आपकी। आगे बात करते हैं। इस एवरेज स्पीड में थोड़ी बातें हैं केस 1 केस 2 बना के जो हमें ध्यान कर लेनी चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है? फिर पार्टिकल ट्रेवल्स S1 S2 S3 डिस्टेंसेस, कि पहले मान लीजिए S1 डिस्टेंस चला और उसकी वेलोसिटी इसने V1 रखी, फिर S2 डिस्टेंस चला, वेलोसिटी V2 रखी, और इसी तरह S3 चला, वेलोसिटी V3 रखी, अंत n तक गया। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी? उसके लिए फॉर्मूला टाइप याद कर लीजिए। तो एवरेज स्पीड V एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या रहा? S1 प्लस S2 सब जोड़ मारे ऐसे। और टाइम की बात करें तो टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी ये T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, और इसी तरह आपका T3 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये एक फॉर्मूला सा आपके पास आ जाता है, इसको याद रखें और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बनाए रखें। याद रखने का इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप याद करने में तेज भी हैं और नीट में हमें तेजी से सवाल निकालने रहते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला याद करके तेजी से काम कर सकते हैं। अब यहां पर ये अगर जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हो जाएं, यानी पहले s डिस्टेंस चलें v1 वेलोसिटी से, फिर s डिस्टेंस चलें v2 वेलोसिटी से, फिर s डिस्टेंस चलें v3 वेलोसिटी से, तो आखिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? बल्कि S3 की जगह छोड़ देते हैं, केवल 2 का लेते हैं जो सवाल आपसे पूछा जाता है नॉर्मली, S V1 V2 से। तो V एवरेज क्या होती है? अगेन वही S प्लस S टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम क्या रहा? S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। ऊपर 2S आ गया, S कॉमन ले लिया, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, S से S कट गया, और V1 V2 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पूरी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बन गया। ये यहां पर लिखा भी हुआ है, और इस फॉर्मूले को याद रखिए। सिचुएशन ये है कि डिस्टेंस S बराबर है वेलोसिटी V1 V2 V3 V1 V2 हो रही है, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तेजी से सवाल लग पाएंगे इस तरीके से, वरना पूरा करना पड़ेगा तो आपके 10 सेकंड और वेस्ट हो जाएंगे उसमें, है ना। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अगले केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, देखिए इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स स्पीड V1 V2, यानी वहां डिस्टेंस था, अब हमने V1 चला, V2 चला, यहां T1 के लिए, यहां T2 के लिए, इसी तरह V3 की बात कर लो T3 के लिए, एंड सो ऑन। तो यहां पर एवरेज स्पीड जब निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल टाइम कितना रहा? सबको जोड़ देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत? ये देखिए सब जुड़ गया।
ऊपर डिस्टेंस आएगा टोटल, तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब v1 t1 प्लस v2 t2, इसी तरह इसको जोड़ देना चाहिए एंड सो ऑन। यही फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है ये। उम्मीद है आप बात पकड़ रहे होंगे, ये लॉजिक, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब यहां पर अगर t1 t2 सब बराबर हो जाएं, यहां पे तो t1 t2 सब अलग अलग थे, यहां पर आप v1 चले t टाइम के लिए मोल दीजिए, फिर v2 चले फिर t के टाइम में, v3 चले फिर टाइम में एंड सो ऑन। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, यहां tt कॉमन हो जाएगा और यहां tt एन टाइम्स अगर आपने लिया, ये एन टाइम्स है, तो ऊपर हो जाएगा t कॉमन v1 प्लस v2 एंड v3 एंड vn तक, और नीचे क्या रहा tt n टाइम जोड़ेंगे तो nt आ जाएगा, ये t से t कट गया, v1 प्लस v2 v3 vn तक अपॉन n, ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट का कार्यक्रम है। इससे पहले वाला जो पढ़ा था वो क्या था, उसमें डिस्टेंस की बात थी। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो तेजी से सवाल कर पाएंगे और काफी अच्छा बेनिफिट इससे ले पाएंगे। तो उम्मीद है ये बात क्लैरिटी होगी, थोड़ा नोट्स वगैरह बना लें जिससे काम आसानी से हो सके। अब एक और स्पीड का जिक्र किया जाता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हिंदी में बोलेंगे किसी क्षण पर जो स्पीड होती है। ट्रेन चल रही थी, दिल्ली जा रही थी लखनऊ से, तो अगर किसी पल कोई खड़ा है दोस्त आपका बाहर से हाथ हिला रहा है, तो जब ट्रेन निकली उस समय उसकी स्पीड क्या है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस क्षण उसकी स्पीड क्या है, तो उस क्षण के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, देखिए लिखा हुआ यहां पर लिखते हैं लिमिट, ये देखिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होती है एवरेज स्पीड। अब डेल्टा टाइम को हम बहुत कम कर देते हैं, तो बहुत छोटे टाइम के लिए लेंगे, टेंडिंग टू जीरो कर दो तो उस क्षण की स्पीड निकल आएगी, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब ये क्या बन गया आपका, यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और कैलकुलस की भाषा में इसे आप बोलेंगे ds अपॉन dt। ये आपको मालूम होगा 100%, नहीं मालूम तो दिमाग में रखिए। s हो गया ds अपॉन dt इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आप पकड़ेंगे यहां पर। और डेल्टा एस आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन है, तो डिस्टेंस को का रेट ds अपॉन dt आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेयर एस रिप्रेजेंट डिस्टेंस। आपको बताया ही मैंने, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मीटर इज गिवन बाय दिस वन। हम लोग इस लेक्चर के अंत में मैंने कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यूज भी लिए जो नीट में आए हैं, वो भी कराऊंगा इससे जो ताल्लुक रखते हैं। तो पूरा लेक्चर देखिए आप, जिससे पूरी बात समझ में आए आपको। यहां डिस्टेंस दे रखा है, कह रहा है कि इसकी स्पीड बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्योंकि t बराबर 2 सेकंड पे पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि जो स्पीड होती है, अभी हमने सीखा है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ds अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ds अपॉन dt। तो इस s को 8t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5t डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन dt इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मैं आपके लिए, क्योंकि शायद डिफ्रेंशिएशन आपके लिए काफी नया रहता है और उससे आप थोड़ा सा हिलते भी हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इतना आपको आता होगा, फिर -7 बाहर, ये मैं आज कर रहा हूं, वरना आगे जब करूंगा तो इतना आप उम्मीद है सीख चुके होंगे। dt, ये d लिखा हुआ है, तो ये t क्यूब का मतलब होता है 3t स्क्वायर, 7 2t, और ये 5 इंटू 1, तो ये हो गया 24t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5। अब ये चीज हमारी यहां से निकल आई है, ds अपॉन dt की वैल्यू है बेटा 24t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5। t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं। अगर लिखना तो कहीं पढ़ता नहीं एमसीक्यू में, लेकिन फिर भी t बराबर 2 सेकंड पर, तो t की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, ऐसे 2 पुट कर दिया,
फिर 4 आ जाएगा, वगैरह वगैरह आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 73 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला एक न्यूमेरिकल और है, उसको भी करेंगे हम लोग। तो मैं हट जाता हूं, ये आप समझ पाए होंगे। आगे एक कदम और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप बातों को शानदार तरीके से पकड़ पाए। तो अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip 20 किलोमीटर पर आवर। ये अब्दुल साहब हैं और ये अपने स्कूल जा रहे होंगे, सपोज करिए ये इनका स्कूल है। तो ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, अच्छा इसके बाद इनकी जो रिटर्न ट्रिप है, along the same route there is a less traffic and the average speed is 40 किलोमीटर। ये जाते वक्त इनकी स्पीड एवरेज जो रही वो रही बेटा 20 किलोमीटर पर आवर, और लौटते वक्त जो एवरेज स्पीड रही वो रही, ट्रैफिक कम था तो तेज स्पीड कर पाइए इतनी स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। अब एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो आपने एक एस वाला भी फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पर सेम डिस्टेंस एस डिस्टेंस सेम चल रहा हो तो ये फॉर्मूला लग जाता है। इसका भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं जैसे याद आ जाए। डिस्टेंस में इस मामले की बात कर रहा था। देखिए एस सेम है ना, जाते वक्त भी और लौटते वक्त भी। डिस्टेंस है तो चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। एवरेज वेलोसिटी अलग अलग है, इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं, देखता हूं क्या आंसर आता है, और जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी निकालता हूं। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, फाइनल एवरेज स्पीड वो कितनी रही। इसको v1 बोल रहा हूं, इसको मैं v2 बोल रहा हूं, स्क्वायर मत समझ लेना। तो ये एवरेज स्पीड 2, एवरेज स्पीड 1, तो ये हो गया 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन S1 प्लस S2 20 प्लस 40। ये फॉर्मूला था ना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 v एवरेज के लिए। तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती है यहां पर, और ये वैल्यू आ गई 40 इंटू 40 अपॉन 60। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 80 अपॉन 3, और ये वैल्यू हो गई 26.67 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको ये तेजी से निकालने में इस फॉर्मूले ने मदद की। दिमाग आपको नहीं लड़ाना पड़ा, बस पॉइंट थोड़ा याद रखना पड़ा, जो याद करने में आप माहिर हैं। अदरवाइज हम क्या करते, हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें टोटल डिस्टेंस रखते हैं। यहां टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकलता है बेटा, यहां पर मान लो जाने में इसका t1 टाइम और इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं s एक तरफ का। तो t1 की वैल्यू होती स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड t1, और इसी तरह t2 लगता s अपॉन 40, और t1 प्लस t2 टोटल टाइम होता, तो इसको जोड़ते आप s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 40, और ये वैल्यू होती 3 अपॉन 40s टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2s, s इधर जाने में s इधर आने में, तो यहां पर आप वैल्यू रखते 2s अपॉन 3 अपॉन 40s। एस कट गया 80 अपॉन 3, और वही चीज आ गई 26.67 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहां पर थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ी, यहां 20-25 सेकेंड 30 सेकेंड ज्यादा लग गए, और इस फॉर्मूले को आपने पकड़ा तो आप ओरली कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। आपने देखा डिस्टेंस सेम है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 यहीं से कर लीजिए, ये हो गया 240 इंटू 40 160, और 60 से डिवाइड कर दीजिए 16 अपॉन 6 8 80 अपॉन 3 160 अपॉन जो दिख रहा है आपको, v1 v2 करेंगे 00 ऊपर आ जाएगा। ये आसानी से आप कर सकते हैं। एनीवे तो ये एक मेथड 1 था,
और ये मेथड आपका एक दूसरा था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। मैं इसको ऐसे कर देता हूं जिसे आपस में ये मिले नहीं। बात पकड़ में आई होगी आपको। तो इससे करेंगे तो तेजी से काम बन जाएगा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। मैं हट जाता हूं क्योंकि कोई बच्चे का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे लिखा भी हुआ है और आपको मालूम भी है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा आप जब वेलोसिटी लिखेंगे तो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा एक्स वेक्टर लिख सकते हैं या डेल्टा आर वेक्टर, और टी तो स्केलर होता ही है। ये आपका वेलोसिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट आपको पता है, मीटर पर सेकेंड वगैरह वगैरह। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। नॉर्मली आप जब स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो ओरिजिन से एक्स की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी को कन्वेंशनली हम पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो इसको निगेटिव ट्रीट कर लेते हैं वी को। ऐसा पकड़ के चलते हैं, बाकी आप मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा मानते हैं कन्वेंशनली। इसका मतलब ही है कि माना जा रहा है सदियों से जब से इसकी चर्चा शुरू हुई। तो आप भी ऐसा ही मान लीजिएगा कि अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वी पॉजिटिव, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वी निगेटिव, बात खत्म हो जाती है। और टूवर्ड्स द लेफ्ट टू द ओरिजिन वगैरह वगैरह। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, वो नेगेटिव होगा। शुरू में लिखा जो मैंने समझाया वही चीज यहां पर लिखी गई है। अब वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस वो भी देख लो भाई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखा था, तो वेलोसिटी स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन। भाई क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो 30 हो गया, या उसका डायरेक्शन बदल दो तो भी बात चेंज हो जाएगी। दूसरा, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल टी, जैसे डिस्प्लेसमेंट में था कि वेलोसिटी हमेशा स्पीड के बराबर या उससे छोटी होगी, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। अगर किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी का और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। डायरेक्शन का फर्क हो जाए, इधर जा रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही है। एवरेज वेलोसिटी कुड बी जीरो। जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात हम सीख रहे थे, ये बात हमारी समझ में आ गई। एक कदम और आगे चलते हैं एवरेज वेलोसिटी के पास। तो द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जैसे बात की थी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जैसा हमने सीखा था, और ये भी एवरेज वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। इफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर हमारा वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, यानी डीवी बाई डी अगर यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, यही यूनिफॉर्म रेट हो गया। ये क्या होता आगे चलेंगे तो देखेंगे ये एक्सेलेरेशन है, तो उसकी एवरेज स्पीड हमको लेनी है। अगर एवरेज वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर लेते हैं। अगर जो तब्दीली हो रही है कि भाई रेट वेलोसिटी का चेंज होने का सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। नोट, फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी एट सिंगल वैल्यू, भाई एवरेज वेलोसिटी की तो एक ही वैल्यू होगी, वाइल एवरेज स्पीड कैन हैव मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड। पाथ आप बदल देंगे तो एवरेज स्पीड बदल जाएगी, जबकि यहां पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल पे ही डिपेंड करता है, एक ही वैल्यू निकलने वाली है। अगली बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, अगेन आप लिमिट लगा दीजिए, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो कर दीजिए, तो ये जो वेलोसिटी मिलेगी इसे हम बोलते हैं dx अपॉन dt कैलकुलस की भाषा में, और यही हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
किसी क्षण जो आप वेलोसिटी लेंगे या मिलेगी, वो क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो डेल्टा टी मतलब टाइम ही बिल्कुल एक क्षण का लगाया है, लगभग जीरो, तो वेलोसिटी भी वहीं की मिलने वाली है। तो डी एक्स अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मे बी लेस देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड से उसके कम होगी या उसके बराबर हो सकती है। फॉर ए पर्टिकुलर मोशन, ये हम जानते थे, लिखा भी था, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। भाई किसी भी क्षण जब आप बात, ऐसे कोई चीज जा रही है, इस क्षण की बात करेंगे, तो यहां पर इस पॉइंट पर आप बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर, वेलोसिटी की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू इंस्टेंटेनियस एक ही निकलने वाली है उस पॉइंट के लिए, वहां अलग अलग वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। अब यहां पर देखिए किसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे, किसको नॉन यूनिफॉर्म। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हैं तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है तो सीधे ऐसे चला जाए जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम बना रहे, यानी अगर इसका 20 मीटर पर सेकंड का रफ्तार है, स्पीड है, तो ये बनी रहे कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी चेंज ना हो, तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और ये पॉसिबल कब है, जब कोई अलोंग स्ट्रेट लाइन चले विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर ही जाए, ऐसा ना हो कि इधर जाते जाते घूम जाए इधर, तो ये नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आप समझ पाए होंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे बोलेंगे, जहां मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज ना हो रहा हो। और ये पॉसिबल कब है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ और मैग्नीट्यूड सेम बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो बात समझ में आई। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, भाई नॉन यूनिफॉर्म कब रहेगी, जब वो मैग्नीट्यूड बदल दे अपना या डायरेक्शन बदल दे। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कुछ भी बदल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कुछ भी बदल जाए, बस। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है, उसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखते, इन 1 सेकेंड ए पर्टिकुलर ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहां देखिए पॉइंट ए है, ये कलर इस पे दिख नहीं रहा है, तो ये ए से हम बी तक जा रहे हैं। मूविंग इन ए सेमी सर्किल, हम किस तरफ गए हैं, सेमी सर्किल ऐसे गए हैं। शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमें जो मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी को लिखें तो इस तरह से भी लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पकड़ रहे हैं इस समय हम, तो ये वैल्यू हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, दिस इज द ए बी, इनिशियल फाइनल के बीच का, तो दिस इज ए बी, और जितना टाइम लगा, ये है 2 मीटर, ये रेडियस है तो ये डायमीटर है, 1 इधर है 1 इधर है, डायमीटर हो गया डबल रेडियस का, तो 2 मीटर अपॉन 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड की बात थी, तो इतना मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये आंसर हो गया। इस तरह से लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हटता हूं 2 सेकेंड के लिए, आप बना लें, फिर आगे पकड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल आपके लिए, जिससे अच्छे से बात समझ में आ जाए। अरविंद जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड।
तो ये यहां पर एक 300 मीटर की रोड बना लेते हैं ए से बी तक। ये डिस्टेंस आप जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 मीटर का डिस्टेंस है और इसमें 2 मिनट 50 सेकंड लगता है। यानी यहां से जब ये पूरा बी तक गया है तो इसने टाइम लिया है 2 मिनट 50 सेकंड। अगर मैं पूरे सेकंड में चेंज कर दूं, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, शायद आप कैलकुलेशन में थोड़ा 2 मीटर 50 सेकंड का मतलब क्या है, 2 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 2 इंटू 60 प्लस 50, तो 120 प्लस 50 170, पकड़ ली ये बात। एंड देन रिटर्न अराउंड द जॉग 100 मीटर बैक, यहां से ये वापसी करता है और ये 100 मीटर इधर आता है, पॉइंट सी लिख लेते हैं। इन अनदर 1 मिनट, यहां T2 टाइम कितना लगा बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट को अगर मैं सेकंड्स में करूं तो 60 सेकंड लिखने में कोई बुराई नहीं नजर आती। वॉट आर अरविंद एवरेज स्पीड, हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। तो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी हम निकाल देते हैं। पहला वाला है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बेटा क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर इधर गया है और कहां गया ये, फ्रॉम ए टू बी बोला है, तो ए टू बी में 300 मीटर ही चला है। ए से बी की बात कर रहा है, वरना तो हम 300 और प्लस 100 यानी 400 मीटर लेते, लेकिन ए बी लिखा है इसलिए 300 मीटर लिया। और टोटल टाइम कितना लगा, 170 सेकेंड, 1.76 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी अपॉन टाइम बेटा जी, बहुत ही सरल। अब डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग ए बी के अलोंग कितना है, 300 मीटर है और समय कितना है 170 ही, तो ये हो गया 1.76 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन के तौर पे लिख सकते हो अलोंग ए बी। बात पकड़ में आई होगी। अब ये सेकेंड फ्रॉम ए टू सी कह रहा है, तो वो भी निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, यहां कहीं रोक लेते हैं और इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। नंबर 2, ये ए टू बी की कहानी थी, हम ए टू सी की कहानी कर रहे हैं। ए टू सी मतलब क्या है, ए टू बी ऐसे लिख देते हैं और बी से फिर सी, ये पाथ फॉलो किया है फ्रॉम ए टू सी, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या रही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 गया है, 100 इधर, 400 हो गया। और टोटल टाइम कितना लगा, 170 प्लस 60, 170, मैं इसको ऊपर भी प्लस कर दूं जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो, 300 प्लस 100, 170 प्लस 60, वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 230, 0 0 कट गया, 40 अपॉन 23 विच इज 1.7 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए ए टू ए सी, डिस्प्लेसमेंट ए सी अपॉन टाइम जो लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300 इधर गया था, 100 इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो बचा विच इज 200। ए और सी में कितना है, 200 मीटर, तो ये रहा 200 मीटर और समय कितना लगा, टोटल समय 230 सेकेंड, 0 से 0 कट गया, 20 अपॉन 23, इसका आधा, तो 0.87
मीटर पर सेकेंड अलोंग AC। ये बात कंप्लीट हो गई। देखिए यहां पे इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए, मैं शुरू से दिखा देता हूं। 2 सेकंड में आप इसको स्क्रीनशॉट या जो भी चाहे, वरना तो मैं इसका PDF आपको दूंगा ही। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूं। ये देखिए यहां पर बात हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सीख लिया, वेलोसिटी और स्पीड सीख ली। अब एक्सेलरेशन की बारी है। ये सब चीज जाननी पड़ती है ना 1D मोशन में, आगे भी काम आएंगी। तो अगला कदम हमारा चलता है एक्सेलरेशन के लिए। ये रहा एक्सेलरेशन। कलर कौन सा हाथ में है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन भी जो हमारा होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को आप v2 माइनस v1 भी लिखते हो, डेल्टा टी। तो इसको आप बोलोगे दिस इज एक्सेलरेशन। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये इस समय केवल मैग्नीट्यूड निकल रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो आप समझ गए एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा तो वो dv अपॉन dt हो जाएगा। खैर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट ऑफ द वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किधर होता है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होता है, ना कि वेलोसिटी की तरफ, जिधर बदल रहा है वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे की बात देखते हैं। There are 3 possible ways by which change in velocity में occur। तो ये बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी की, ये एक्सेलरेशन की नहीं है। डायरेक्शन ऐसे ही आएगा लेकिन चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। जब केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड ना बदले, तो एक कंडीशन ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें हमारा v जो रहता है इसका डायरेक्शन तो बदलता है। देखिए यहां पर पहुंचे तो डायरेक्शन इधर है, यहां पहुंचे तो डायरेक्शन इधर है, यहां पहुंचे तो डायरेक्शन इधर है। टेंजेंट खींच देते हैं उस पॉइंट पर तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको मिल जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर ये चक्कर लगा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 मीटर पर सेकेंड विल बी सेम, ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हेन देयर इज ओनली चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा है व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा है वेलोसिटी का, उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई भी चीज आप यहां से गिराते हैं तो आपका v चेंज होता है, डायरेक्शन वेलोसिटी का तो बदलता नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, बात समझ में आई होगी। ये आपका बदलेगा नहीं, केवल डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा। तीसरी कहानी जब दोनों बदल जाए, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देखा था, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आप देखेंगे भी आगे, इसमें हर जगह वेलोसिटी भी अलग होती है और डायरेक्शन भी अलग होता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल हो गया तीसरा वाला, जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है। तो ये है कि वेलोसिटी 3 तरीकों से बदल सकती है, या तो मैग्नीट्यूड बदले, या डायरेक्शन बदले, या दोनों बदले। ठीक है, आइए अब रिटार्डेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन है। तो जब हम एक्सेलरेशन इधर लगा रहे होते हैं, इसी की विपरीत दिशा में जब लगता है तो उसे -a कहते हैं, और यही हमारा रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन देखेंगे अभी कि कैसे होता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमेशा
बढ़ती रहेगी। एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, भाई 10 है, 5 है, 3 है, 2 है, जिसे ब्रेक लगाते हैं अपनी स्कूटी में, साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल पे, तो वो कम होता है तो रिटार्डेशन है। देन एक्सेलेरेशन बिकम्स नेगेटिव, दिस इज नोन एज ए रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। बात समझ में आई? तो इसे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलेंगे नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन को। अब एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है? तो एवरेज एक्सेलेरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज तो ये होता है टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलेरेशन। कुछ नोट है उसको भी देख लेते हैं। द एवरेज एक्सेलेरेशन कैन बी पॉजिटिव, जो एवरेज एक्सेलेरेशन है, क्योंकि चेंज हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है वेलोसिटी का, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज जीरो इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ये देखिए लगा रहे हैं, अगर इसमें कोई चेंज ही नहीं है, जीरो है, तो एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का मतलब सिंपल हो गया, ये देखिए एक्सेलेरेशन की हमारी जो यहां ये बात, ये यहां पर ये इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। एक्सेलेरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट ले लीजिए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये आपका बन जाएगा एक्सेलेरेशन। इसी को हम लिख देते हैं एक्सेलेरेशन, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, तो दिस इज डीवी अपॉन dt। तो ये कैलकुलस की भाषा में डीवी अपॉन dt रहेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और देखिए की पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सेलेरेशन मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। A body falling down from a height or a body rolling down on a smooth inclined plane has uniform acceleration। कोई भी बॉडी ना जब ऊपर से आप गिराते हो तो फॉलिंग डाउन का मतलब है स्मॉल जी लग रहा है, तो ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, बदलता तो है नहीं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलते हैं इसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर रोल डाउन भी कर रहे हैं कोई बॉडी ऐसे, तो भी एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट लगेगा इधर, वो सब बातें हम लोग देखेंगे आगे। तो एक अगर जी है, ये जी लग रहा है इधर, तो थीटा लोगे तो जी कॉस थीटा इधर लग जाएगा, और जी साइन थीटा ये लग जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। जी साइन थीटा पक्का है, तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इफ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक कार चल रही है और अपनी स्पीड बढ़ा रही है, लेकिन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, 1 घंटे में या 1 सेकंड 1 मिनट में चेंज करती है 10 से 20 स्पीड, अगले 1 मिनट में चेंज करती है 20 से 30 नहीं 40, तो इधर 10 बढ़ा था, फिर 20 से 40 के 20 बढ़ा, तो अनइक्वल चेंजेस कर रहा है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट बदल गया है। द एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड बाय एक्सीलरेटर। जो एक्सीलरेटर का मतलब है जो आप व्हीकल चलाते हो स्कूटी जैसे, तो एक्सीलरेटर होता है ना, उससे जो आप एक्सेलरेट करते हो, जो भागती है गाड़ी, वो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देता है, ये देखिए। और ब्रेक लगाओगे तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा इन द केस ऑफ व्हीकल, स्कूटी हो या कुछ भी हो, एंड द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स देगा यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, और एक्सेलरेशन मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू द व्हीकल्स। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज नॉन यूनिफॉर्म। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है, इसमें अगर दबा के आप छोड़ेंगे, इसको दबाया फिर छोड़ा, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मिलता है, वो आप समझ गए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन की कुछ बातें यहां पर देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये डीवी अपॉन dt की बात कर रहा है, ये हो गई। दूसरा इज इक्वल टू द सेकेंड टाइम डेरिवेशन ऑफ पोजीशन, ए को हम dv बाई dt भी लिखते हैं,
या दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। ये जो मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव इस तरह से लिखते हैं। इसका देखिए मतलब क्या रहता है, ये हट गया, ये डी अपॉन डी टी और यहां रहता है देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और इसी को दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको लिखने का शॉर्ट तरीका क्या आ जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको मिल जाता है एक्सेलेरेशन, और सिंगल टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव वो सेकेंड डेरिवेटिव है। अगर वेलोसिटी का कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन, तो dv बाई डी टी भी, और साथ में ये भी a भी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम t1, टाइम t1 के लिए कोई पार्टिकल एक्सेलरेट किया गया है a1 से, और t2 के लिए एक्सेलरेशन दिया है a2, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा आप समझ पा रहे होंगे, a1 एक्सेलरेशन t1 के लिए, फिर a2 एक्सेलरेशन t2 टाइम के लिए। इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम टाइम t1 और t2 के लिए a2, तो इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन है, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिए, a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये फॉर्मूला आप यहां ए एवरेज में लिख रहा हूं कि जिससे दिमाग में चला जाए आपको, a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। साथ में एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये मैंने आपको दिखाया। अच्छा, यहां पर dv बाई डी टी हम जानते हैं, और यहां पर इसको v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह इस्तेमाल करेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर हटा के पोजीशन के रेस्पेक्ट में करें तो dv अपॉन dx, उसको dx अपॉन dt लिख दिया, ये dx dv अपॉन dx हो गया, और ये dx अपॉन dt हो गया v, ये हो गया दिस इज v, और ये dv अपॉन dx तो यहां पहुंच गया। तो v इंटू dv अपॉन dx, x क्या है, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी तो v होती ही है। अब देखते हैं आगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, व्हाट टाइप ऑफ मोशन दिस बॉडी हैज। इसने क्या बोला है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है बॉडी, ये प्रोपोर्शनल टू टाइम है, x इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये आपका गिवन है। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो, x इक्वल टू के टी स्क्वायर, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। अब ये एक रिलेशनशिप मिल गई। अब अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या निकालनी है, हमें देखना मोशन किस टाइप का है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो v होता है dx अपॉन dt, इसको आप d अपॉन डी टी के टी स्क्वायर आपने किया, तो ये 2t आ जाएगा, तो 2kt। तो आपने देखा कि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल देगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम बनी रहनी चाहिए, तो t डालोगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी। खैर यहां पे रुके नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्सेलरेशन जानने के लिए। ये होता है dv अपॉन dt, तो d अपॉन dt 2kt, और इसको डिफरेंशिएट करोगे t की वैल्यू 1 आ जाएगी, दिस इज 2k, और 2k हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो आप ये जानते हैं कि जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ जाए तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। तो इससे हमें क्या दिख गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये आंसर हो गया। ये बात आप समझ पाए, तो ये जो न्यूमेरिकल है इस तरीके से होगा, ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे। मैं 2 सेकंड के लिए हटता हूं, आप इसको नोट कर लें। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t बराबर 5। बहुत ही सरल,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 2t² माइनस 3t प्लस 10। मेरे ख्याल से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे आसानी से। तो इसका डिफरेंशिएशन t² का 2t आ जाएगा, तो 2 इंटू 2t माइनस 3 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी हो गई 4t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलेरेशन है वो हमें चाहिए t बराबर 5 सेकेंड पर। dv अपॉन dt हमको चाहिए t बराबर 5 सेकेंड पर। तो 4 इंटू 5, इसी में वैल्यू रख दी, माइनस 3, तो 20 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से ये सवाल प्रेम से बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रखूंगा जहां थोड़ा दिमाग आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं इस पे बल दे रहा हूं, एम्फेसिस दे रहा हूं। व्हाट डज dv अपॉन dt, ये dv का मतलब ये वेलोसिटी का वेक्टर है, जहां जहां है इसे लगा लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं लगा ही दूं। तो पहली बात लिखा है व्हाट डज dv अपॉन dt का मैग्नीट्यूड और d मैग्नीट्यूड अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो dv अपॉन dt है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। आप ये जानते ही हैं कि dv बाई dt जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है बेटा, और इसी का मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो आप एक्सेलरेशन का ही तो मैग्नीट्यूड ले रहे हो। यही बात यहां से लिखी गई, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात देखते हैं जो यहां लिखी है dv, इसका पहले ही मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, चेंज इन स्पीड। व्हाट इज दिस, चेंज इन स्पीड। कैसे समझते हैं, देखिए v लिखते हो तो वेलोसिटी होती है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो बन जाता है स्पीड। अब ये dv, ये आप रेट ले रहे हो टाइम का, तो ये चेंज इन स्पीड हो गया। इसलिए कि जिससे आप बात को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पकड़ पाए। अगली बात नंबर 2, कैन दीज बी इक्वल, कह रहा है कि क्या ये इक्वल हो सकता है। तो दीज टू आर इक्वल्स, दीज टू आर इक्वल इन केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन without change in direction, without change in डायरेक्शन। तो सेकंड वाली बात, अगर ये कोई सेकंड वाले में जैसा आप देख रहे थे इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो उस समय मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन और चेंज इन स्पीड, ये दोनों हो जाएंगे बराबर अगर ये वन डायमेंशन मोशन है और कोई भी यहां पर डायरेक्शन में चेंज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन जो निकलेगा वही इसकी चेंज इन स्पीड के बराबर निकल आएगा। चेंज इन स्पीड डेल्टा v जो आ रहा है और t की वैल्यू हो जाती है डिवाइड करने पे 1, तो ये वैल्यू इसी के बराबर होगी अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो दिस इज, इन दिस केस वन डायमेंशनल मोशन में बोथ विल बी इक्वल। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरे में लिखा है कि कैन dv बाई dt इज इक्वल टू 0 वाइल dv अपॉन dt जो स्पीड है वो 0 ना हो, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का 0 हो लेकिन ना हो, स्पीड चेंज ना हो या रिमेन सेम रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन केस ऑफ, एग्जाम्पल क्या है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन, इसमें अगर आप देखें स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, स्पीड सेम रहती है, while velocity changes, while velocity changes। तो यहां पर इसका क्या मतलब रहा, मतलब रहा dv अपॉन dt, ये हो गया जीरो क्योंकि ये स्पीड को दिखा रहा था, चेंज इन स्पीड को। तो ये चेंज इन स्पीड को, वेलोसिटी सेम है तो चेंज इन स्पीड जीरो है, जबकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये dv अपॉन dt, जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। जब वेलोसिटी बदल रही है तो उसके लिए कुछ एक्सेलेरेशन हो ही जाएगा, ये एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड था, इसलिए कुछ ना कुछ ये मिलेगा। चौथे नंबर की बात करते हैं, लिखा है, थोड़ा सा नीचे लाते हैं फिर मैं इसको करके दिखाता हूं। कैन dv बाई dt इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन स्पीड ना हो लेकिन dv बाई dt चेंज इन एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड में चेंज हो। तो इसको देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसको करिएगा जिससे बात बेहतर हो सके। तो यहां पर जब आप लिखते हैं dv अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये इंप्लाई करता है दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल is not constant, is not constant। अब ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, तो वेलोसिटी कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट इफ स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड बदल रही है, स्पीड इज चेंजिंग। तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये जो dv अपॉन dt है, यानी जो एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी बदल रही है, तो ये दिस कैन नॉट बी जीरो, दिस कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो यहां पर ये केस हो सकता है कि भाई dv अपॉन dt की वैल्यू जीरो ना हो। तो इस केस में क्या रहा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि आपका dv बाई dt आप कहें कि जीरो हो और वाइल dv अपॉन dt की वैल्यू जीरो ना हो, ये संभव नहीं है। यहां पर देखा हमने कि अगर ये जीरो नहीं है तो हमारा एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो ये बात, ये आपको नोटेशन भी क्लैरिटी मिल जाती है कि मॉडुलस सम या मैग्नीट्यूड जिधर लग रहा है उससे एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकल रहा है और स्पीड का चेंज इन स्पीड कैसे निकल रही, जो बात आप पकड़ पा रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैं क्योंकि इससे लॉजिक क्लियर होता है आपको, तो मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं फिर इसको दिखाता हूं आपको। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ये इसको नोट कर सकते हैं आप या पकड़ सकते हैं, और इसको मैं ऊपर करता हूं थोड़ा, ये देखिए यहां तक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर देखिए, आगे देखते हैं, ये है हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यानी ए की जो मैग्नीट्यूड है वो बदल नहीं रहा है। तो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ बदल नहीं रहा है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो डायरेक्शन तो बदल वैसे भी नहीं रहा है,
तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। फिर हमारे पास ये जो रिलेशनशिप होती है वी टी वगैरह में, उसी को हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बोलते हैं, जो आपने पहले पढ़ रखी हैं और आप जानते हैं। ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे ए कांस्टेंट रहता है हमारा, ध्यान रखिएगा। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ए अगर बदल रहा होगा तो ये इक्वेशंस इनवैलिड हो जाएंगी, ए बदलना नहीं चाहिए, ठीक। और जब ए जीरो रहता है तो हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है, इसलिए बता रहा हूं कि समझ पाए। जब ए जीरो रहता है और ए जब हमारा कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूले लगते हैं, और ए जब कांस्टेंट नहीं हो तो ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसके लिए कैलकुलस इस्तेमाल की जाएगी। ये बात आप समझ पाए। ए जब जीरो है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला इक्वेशंस, और ए अगर बदलता रहा तो हमारा कैलकुलस लगने वाला है। तो यहां पर देखिए एक तीसरा फॉर्मूला भी जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये भी फॉर्मूला आप जानते होंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ns सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ए सेम है, तो nth सेकेंड यानी 10वें सेकेंड, 9वें सेकेंड, 15वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, 15वें, ठीक। तो 15वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 होता है। इसको भी ध्यान रखें। अब कुछ फॉर्मूलों में पोजीशन वेक्टर और ऐड कर दिया जाता है कि शुरू में अगर पोजीशन वेक्टर है, यहां पर ये पोजीशन वेक्टर है, तो उसी में हम जितना s चला है उसको और ऐड कर देंगे, r लगाएं तो इस तरीके से एडिशन किया जा सकता है। तो r नॉट लिखा, s की वैल्यू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दी, बात खत्म। और स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, अगर आपने ब्रेक अप्लाई की है तो उस समय स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। टू ए मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब ब्रेक लगाई कितने दूरी बाद वो स्टॉप होगा, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2a से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नजर नहीं आती। याद कर लीजिए, वैसे तेजी से लगाना रहता है सवाल, इसलिए याद कर लेना। ये देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, बाद में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लगाया है, माइनस यू स्क्वायर, ब्रेक लगाया है तो माइनस डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है, तो s की वैल्यू माइनस माइनस कट गया, यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आप जानते ही हैं, बस आपके दिमाग में रहने की आवश्यकता है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखिए की पॉइंट्स रिगार्डिंग काइनेमेटिक इक्वेशन। जो काइनेमेटिक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशंस हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s वाली, इसमें क्या बातें ध्यान रखनी है। इफ द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है तो आप u जीरो पुट कर दीजिएगा, u इनिशियल वेलोसिटी होती है। इफ द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है तो v की वैल्यू आप जीरो रख देंगे। इफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, देन एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और समय के साथ अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ हैव सेम साइन, अगर वेलोसिटी देखिए v ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन जीरो है, या फिर v इज लेस देन जीरो और a इज लेस देन जीरो है, देन पार्टिकल हैज स्पीडिंग अप। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक ही डायरेक्शन है, अगर v पॉजिटिव है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, या v नेगेटिव है एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। और अगर दोनों का साइन एक दूसरे से अपोजिट है, v इज ग्रेटर देन जीरो, a इज लेस देन जीरो, a नेगेटिव v पॉजिटिव, एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो उस समय जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगी।
तो v इज लेस देन 0, ए देखिए अपोजिट साइन, जहां v इज ग्रेटर देन 0 है, a इज लेस देन 0 है, देन पार्टिकल हैव स्पीडिंग डाउन, तो यहां पर जो स्पीड है वो कम हो जाने वाली है। कुछ बातें और सीख लेते हैं पूरी बात कंप्लीट करने के लिए। इफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज टेकन प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग वेक्टर, ये मैंने समझा चुके थे कि यहां पर वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में या तो आप इधर मूव करेंगे या इधर, इधर वाले को पॉजिटिव ले लो, इधर वाले को नेगेटिव। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द इक्वेशन जस्ट बाय टेकिंग वन डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन इज ए नेगेटिव, एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग u a एक्सेट्रा विथ साइन, एक को प्लस एक को माइनस मान लीजिए। कुछ कन्वेंशन है उसको पकड़ लेते हैं। नॉर्मली वी टेक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो यहां पर साइन कन्वेंशन देखें तो अगर वर्टिकली बात करें तो ऊपर अगर जा रहा है तो प्लस लेते हैं, नीचे आ रहा है तो माइनस लेते हैं, हॉरिजॉन्टली ओरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव, और उल्टा चल रहा है तो इसे नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, मोटे तौर पे यही पकड़ के चलते हैं हम लोग। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, ये नेगेटिव वेलोसिटी, ये आपका पॉजिटिव, ये मेरा, तो सबके लिए एक्सेलेरेशन के लिए भी ले सकते हैं। तो जब कोई बॉल आप उछालेंगे तो उस समय एक्सेलेरेशन हमारा माइनस रहता है, नीचे की तरफ लगता है ना, तो ये नीचे की तरफ। वेलोसिटी भी इसी तरीके से कंसीडर कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया। कुछ एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमें क्लैरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाए। A car was moving at a rate of 18 km per hour. When the brakes were applied, it comes to rest. Finally ये रेस्ट पे आ गई। तो यहां पर जो इनिशियल v है 0, रेस्ट पे आ गई थी। इनिशियल है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे आप तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको याद होगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना चल रहा है? इन डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v 0 रखा, माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और ये s की वैल्यू क्या हो गई? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और माइनस 5 इंटू 5 2, और ये एक्सेलेरेशन है तो ये एक्सेलेरेशन पकड़ो और यहां आप s लिख दो। तो s का मतलब क्या है? 100। तो वैल्यू -1/8 आई, यानी माइनस 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, ये माइनस साइन आने का मतलब क्या है कि ये रिटार्डेशन है। ब्रेक लगाए ना, तो ये रिटार्डेशन ब्रेक ने जो प्रोड्यूस किया, नेगेटिव साइन का मतलब है। इस तरह से ये वैल्यू आप बड़े प्रेम से कर पाएंगे। अगला भी न्यूमेरिकल करेंगे, इसको नोट कर लें आप। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, पॉज वॉज करके जैसे भी। अगली बात देखते हैं बेटा। 2 cars start of a race with velocities 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एक की u1 u2 ये दे रखी है। ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये a1 a2 हैं, दोनों के एक्सेलेरेशन रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। ये कार थी क्या? ये जो कार है, ए मान लो, एक बी मान लो, इन दोनों की वेलोसिटी अलग है कि हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना हो कि दोनों जब पहुंचे तो सेम टाइम पर पहुंचे। यहां का सारी वैल्यूज दे रखी हैं। इसका u1 दिया है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है, एक्सेलेरेशन दिया है, वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका u2 दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, रफ्तार ज्यादा है, और एक्सेलेरेशन इसका a2 का है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस मान लेते हैं, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? दिस इज s। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है। फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ 80 स्क्वायर वाला। फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट कार था, यहां कार है ना, कार की बात कर रहे हैं, तो S इज इक्वल टू U की वैल्यू पुट कर दीजिए। U कितना है? 2 टाइम, सेम टाइम पे पहुंचना है, सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं U1 2 है ना, दूसरे की 4 है, तो ये 2 लिखी, 2t प्लस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 2t प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड कार की बात करते हैं, S सेम रहेगा, वैल्यू रखी इसमें, U कितना है? 4, और हाफ एक्सेलेरेशन है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 4t प्लस हाफ टी स्क्वायर। दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, तो बोथ मस्ट बी इक्वल, इन दोनों से इक्वेट कर दिया, तो 2t प्लस टी स्क्वायर बराबर 4t प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से ये देखिए इधर लाएंगे तो ये बचेगा हाफ टी स्क्वायर, और यहां लाएंगे तो माइनस 2t बराबर 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी स्क्वायर माइनस 4t बराबर 0, t कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 4 बराबर 0, t 0 हो नहीं सकता है, इसलिए t बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में 4 सेकेंड लगेंगे इनको यहां तक पहुंचने में। कितना डिस्टेंस चले हैं वो फॉर्मूले में रख के निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट कार का ही ले लिया, तो इसमें S इज इक्वल टू 2, टाइम है 4 सेकेंड, और फिर टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 8 प्लस 16 यानी 24 मीटर आपका आंसर आ गया। तो 24 मीटर डिस्टेंस होगा, तो दोनों सेम समय पर पहुंचेंगे। बहुत आसानी से ये किया जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्रेम से। ये देखिए आप इसको नोट कर पाएंगे, ये देख लें आप, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये पूरा एक साथ आ ही गया था वैसे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट U0 है, एज एन एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन nth सेकेंड, 5th सेकेंड। फॉर्मूला होता है nth सेकेंड का, Sn इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। तो S5 निकालना है, इनकी वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, 0 प्लस हाफ 4, 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये रहा 10 में से 1 गया 9, हाफ इंटू 4 इंटू 9, ये 2 से 2 काटा तो ये आ गया 18 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था जो आप कर पाए होंगे। इसको नोट कर लें, अगला हम लोग पकड़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला ये जो आपके आता रहता है नीट वगैरह में, सवाल बहुत सरल है। देखिए यहां पर ये पूछा है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, ए से बी जा रहा है, आपको समझाने के लिए, वरना तुरंत समझ सकते हैं। इसका हाफ मिडवे ये है, यहां से यहां स्पीड इसने रखी है v1, अगर ये डिस्टेंस s है तो ये डिस्टेंस भी s है, मिडवे है इसलिए, एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस v2, इसके लिए v1 v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। हमने फॉर्मूला ही देखा था कि सेम डिस्टेंस अगर v1 v2 से ट्रेवल करे तो v एवरेज कितना होता है, आज ही हमने सीखा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वहां हमने डिराइव किया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, विच इज सी। तो आंसर इज सी। फटाक से आपने निकाल लिया विद इन, ये तो मैंने समझाया, वरना आपको 3 सेकंड लगेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग में रखा है। चलिए अगला देखते हैं सवाल, और ये पकड़ते हैं। ये देखिए 2007 का है नीट का, मतलब जो मेडिकल एग्जामिनेशन उस समय थे, नीट तो 2016 से शुरू हुआ है। ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई हमारा कोई कार जाती है विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न्स एक्स, और वापस आती है यहां से स्पीड वी डी, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप। फिर ये वही बात हो गई,
डिस्टेंस तो सेम ही है, जाने में वही डिस्टेंस, आने में वही डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, बहुत ही सरल, 2vu इंटू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी, और ये ऑप्शन है डी, वही जो हमने पढ़ा है। तो देखिए कितनी तेजी से सवाल बन गया। चलते हैं अगले कदम पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में बिल्कुल आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन लिखा, ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे कार चल रही है जिसका रेडियस 100 मीटर है, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। एक टाइम पीरियड इसका है 62.8 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। ईच सर्कुलर लैप के लिए एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से चले हैं ए से, एक चक्कर लगाओगे यहीं पहुंच जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम मतलब 0। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 है, और यहां पर देखें तो ये दो ऑप्शन कट गए, इन्हीं दोनों में से एक होगा। एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 100, और नीचे टाइम पीरियड 16.2.8, काट दोगे इसको इससे तो वैल्यू बचेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर इज सी। पहले क्या नाम दिया, एवरेज वेलोसिटी, तो पहले वाला 0, और आंसर इज सी, 0 और 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से सवाल हो जाएंगे जो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। मैं हटता हूं, आप 2 सेकंड में नोट कर लें। अगला सवाल पकड़ते हैं। ये देखिए, ये नीट 2016 में आया हुआ सवाल है। 2 कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए सेम टाइम। यहां से PQ यहीं से स्टार्ट करते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन एंड दिस वन। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम करनी है, तो हमें मालूम है कि पोजीशन अगर x है तो वेलोसिटी की वैल्यू होती है dx अपॉन dt। तो पहले वाले के लिए जो p वाला है, इसके लिए vp लिख देता हूं और इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, d अपॉन dt at प्लस bt स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a प्लस 2b डिफरेंशिएट करने के बाद। दूसरा vq अगर लिखूं तो d अपॉन dt, q वाला मतलब ये फंक्शन है ft माइनस टी स्क्वायर, तो पहला वाला f आ जाएगा माइनस 2t। अब ये दोनों ही चीजें वेलोसिटी क्योंकि सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन vp इज इक्वल टू vq atq। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इन दोनों को इक्वेट कर दो, a प्लस 2b f माइनस 2t। तो t की वैल्यू कितनी निकली, f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो 2t इधर गया और f माइनस a, और बाकी बातें मेरे ख्याल से यहां पर f माइनस 2t और a प्लस 2b, ये यहां पर t भी आएगा बेटा, और ये t तभी t कॉमन आएगा, और ये a प्लस 2bt, और ये ठीक है क्या, ये ठीक लिखा हुआ है। तो f माइनस 2t a प्लस 2bt, और यहां से जो फाइनल आंसर मिला f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b, ये ऑप्शन नंबर डी है। इस तरीके से देखिए बड़े प्रेम से आप ये सवाल कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, वो भी नीट में आया हुआ है। देखिए ये नीट 2016 में फेज 1, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, then the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds is।
1 सेकेंड 2 सेकेंड में निकालना है। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि v को ds अपॉन dt लिखते हैं, यहां थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। तो हम लोग ये v की जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है at प्लस bt स्क्वायर। तो अगर हमें ये, इसको मैं लिखूंगा ds इधर और इसको लिखूंगा at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt, बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू s आ जाएगी। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी at स्क्वायर अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो b t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 और 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड की बात करते हैं हम लोग, t की जगह 1 रख दो तो a अपॉन 2 1 रखा, b अपॉन 3 प्लस c, फिर t की जगह 2 सेकेंड रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसकी जगह 2 रखोगे तो 4/2, ये लिख देता हूं, चलो ये 4 आ गया है, 2 स्क्वायर ही लिख दो अभी, फिर डायरेक्ट कर देंगे, b अपॉन 3 और 2 रखा है तो 2 का क्यूब प्लस c, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, तो ये बचा 2a प्लस 8/3b और प्लस c। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या रही, एस टी बराबर 2 सेकेंड में से एस टी बराबर 1 सेकेंड घटा दो, तो ये a/2 लिखा, S2 वाला लिखा, ये 2a प्लस 8/3b प्लस c माइनस ये वैल्यू a/2 वाली, a/2 प्लस b/3 प्लस c, और इसको घटा के लिख देता हूं मैं यही नीचे, 2a में a/2 घटाओगे तो 3/2a आ जाएगा, 8/3b में b/3 घटाओगे तो 7/3b आ जाएगा, और c तो कट ही गया है। दिस इज द आंसर, और ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज ए। तो इस तरह से देखिए ये एक अच्छा सवाल है और आपसे बनना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा। एक सवाल और लेते हैं बेटा, जिससे हमें पूरा बढ़िया से काम हमारा बन जाए। तो ये रहा अगला सवाल बेटा, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, ये एक ओरिजिन है, x से ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एट ए टाइम t in seconds the distance x of the particle from O is given by this relation. How long would the particle travel before coming to rest? कमिंग टू रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी चाहिए, जीरो करनी होगी, तो v होता है देखिए dx अपॉन dt मेरे बच्चों, तो इस x को हम डिफरेंशिएट कर देंगे पहले, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई। पार्टिकल कम टू रेस्ट मतलब v बराबर 0, तो उस समय dx बाई डी टी v और ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये 12 माइनस 3t स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे 0, तो 3t स्क्वायर आ जाएगा 12, तो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2 सेकेंड, नीचे बचेगा 4, t स्क्वायर बराबर 4, टाइम नेगेटिव होता नहीं तो पॉजिटिव 2 सेकेंड आ जाएगा। अब लिखा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, हमें s निकालना है s, तो s के लिए ये जो मामला है इसमें हम s के लिए निकालने जाएंगे, तो हम जानते हैं कि v की वैल्यू लिखते हैं, कलर बदल लेता हूं, v लिखा जाता है, इधर से शुरू करता हूं, v लिखा जाता है ds अपॉन डी टी या dx अपॉन डी टी, तो मैं इसको ds अपॉन डी टी कर देता हूं, चाहो तो dx अपॉन डी टी लिख दो। तो अगर हमें dx निकालना है तो dx लिखा, v dt कर दिया, अब बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहां कर देंगे 0 टू x dx
और टाइम 0 से 2 सेकंड, 2 सेकंड तक का मामला है जब हमारा वेलोसिटी 0 पहुंचा था। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं और यहां इसको करोगे तो वैल्यू x आ जाएगी, कितना डिस्टेंस चला है। v की जगह रिलेशन दिया है 40 नहीं, v है, v यहां निकाला 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 माइनस 3t स्क्वायर dt। तो x बराबर कितना रहा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 12t माइनस 3t क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लग जाएगी यहां 0 to 2 तक। थोड़ा सा और लेके चलते हैं, x की वैल्यू कितनी रही, पहले 2 पुट करोगे तो 12 इंटू 2 और ये तो 12 इंटू 2 माइनस ये 3/3 कट गया तो 2 का क्यूब मतलब 8 और 0 पुट करोगे तो पहला 0 आ ही जाएगा सब। तो ये हो गया 24 माइनस 8 मतलब 16 मीटर। 16 मीटर आंसर है। ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन बना इसका ए। तो ये देखिए जो पीवाईक्यू जो सवाल पूछे गए इससे रिलेटेड वो भी करवा दिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं दिखा देता हूं थोड़ा इसको ऊपर करके भी। ऐसे सवाल अगर आप लगा पाने की समझ लेंगे आसानी से तो आसानी से लगा पाएंगे और अपना नीट में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये इस तरीके से देखिए कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफी इन डेप्थ रहा होगा। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े रहते हैं या शुरुआत करते हैं वो भी इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने नीट वाले बच्चों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेटा इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक टू यू, बाय बेटा।